आजाद भारत का सबसे घातक निर्णय कौन सा था? और इरफान हबीब साहब दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि इससे शायद आप इत्तेफाक रखेंगे। 31.2% लोग समझते हैं CAA NRC और 30.4 लोग समझते हैं इमरजेंसी। तो इमरजेंसी 1975 की लोगों की जहन में है और बहुत कम फासला है CAA NRC का जो एक दौर चला था। क्या इसमें भी आप मानते हैं कि ये कंटेम्प्रेरी बायस है, इमरजेंसी ज्यादा होनी चाहिए थी, CAA NRC का जो हुआ बनाया गया था वो शायद थोड़ा कम होना चाहिए था? विल यू बी फेयर टू दिस ऑल्सो? नहीं, कंटेम्प्रेरी बायस तो जाहिर है इसमें भी, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सब जो हुआ ये घातक था देश के लिए, तो लोग महसूस करते हैं। तो उसमें कंटेम्प्रेरी बायसेस, प्रेजुडिसेस तो जाहिर है आएंगी। अब मैं उसमें एग्री करता हूँ नहीं करता हूँ वो उसका कोई सवाल नहीं होता है। पब्लिक क्या कह रही है वो आपके सर्वे में दिखाई देता है। जहाँ तक इमरजेंसी का सवाल है, इमरजेंसी के बारे में क्योंकि अक्सर बात की जाती है, वो जनरेशन तो है भी नहीं जो वोट कर रही है। बहुत सारे कम लोग होंगे, नौजवान लोगों को तो मालूम भी नहीं है इमरजेंसी क्या थी, उन्होंने तो पढ़ा है। लेकिन क्योंकि उसकी बात हम बार बार करते हैं, लोगों को याद दिलाते हैं, और वो एक हमारे इतिहास का एक काला चैप्टर है जो नहीं होना चाहिए था और हुआ, तो उसको क्रिटिसाइज करना या उस पर रिएक्ट करना 30%, वो उसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। CAA का जहाँ तक सवाल है वो तो उस पर तो और ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा लोगों को बाबरी कांड पर सपोर्ट करना चाहिए था कि भाई ये पॉलिसी घातक थी, पर हमारे देश के लिए घातक थी। मंडल रिपोर्ट 6.4। तो CAA इमरजेंसी ये दो, और इसमें एनालिटिक्स देखने की जरूरत है। सुशांत जी, इसमें देखिए, जब हम CAA NRC की बात कर रहे हैं 31.2% नेशनल एवरेज है। अब जरा हम इसको देखते हैं असम के लिहाज से, क्योंकि वही एक ऐसा राज्य है जहां पर इसको लेकर सबसे ज्यादा काम हुआ है NRC को लेकर। अगर आप असम को देखिएगा तो बढ़कर 42.4% हो जाता है। बंगाल देखिए ना, बंगाल देखते हैं, बंगाल निकालकर आपको दिखाता हूं। इसमें दोनों को कनेक्ट करके रखिए, असम भी और बंगाल एक साथ देखते हैं। ठीक है, ये पहले अलग अलग देख लेते हैं। अगर असम को हटा दें हम, और फिर उसके बाद मैं बंगाल लेकर आता हूं कि बंगाल की इसमें क्या राय है। पश्चिम बंगाल की राय 47.6%, असम से भी ऊपर। और अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, अगर आप पश्चिम बंगाल और असम को जोड़कर देखें तो ये 45.3% का एवरेज बन रहा है नेशनल एवरेज। और नेशनल एवरेज 31% के आसपास था। बिल्कुल, तो 14% ज्यादा। तो ये दो स्टेट्स, आर यू सरप्राइज्ड विक्रम संपत, ये जो रिजल्ट है बंगाल और असम ने इनको बढ़ा चढ़ा दिया? शायद हमें केरल को भी देखना, केरल भी देख लेते हैं। बिल्कुल, केरल भी देख लेते हैं। केरल को लेकर आता हूं मैं। हाँ, ये रहा केरल। केरल में बाबरी कांड सबसे ऊपर है और CAA NRC मात्र 17.6% है, इमरजेंसी 23.5%। और बाबरी कांड को केरल के अंदर 41.2% लोगों ने कहा है कि सबसे घातक फैसला था। केरल का CAA NRC एक्चुअली बाबरी कांड है। तो विक्रम संपत जी, केरल में नहीं है। क्या हम कहेंगे कि आसाम, बंगाल जो हमारे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ के राज्य हैं, यहाँ इम्पैक्ट ज्यादा है CAA NRC को, जो नेशनल एवरेज को ऊपर ले जा रहा है? जी बिल्कुल, और मुझे लगता है नविका जी, इट्स ऑल्सो एन इंडिकेटर कि किस तरह से सरकार की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है, कि CAA के एक्चुअल क्लॉजेज हैं जो मुझे नहीं लगता है घातक है किसी भी एंगल से, तो वो किस तरह से ये जनरल पब्लिक को कम्युनिकेट करने में वो असफल रहे हैं। और खासकर ये बॉर्डर स्टेट्स है जो सबसे ज्यादा इससे इम्पैक्ट भी उनको होता है, चाहे वो असम हो या बंगाल हो। और किस तरह से इस एक्ट के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चली थी वो कहीं सक्सेसफुल हुई है इन राज्यों में, कि वहां के लोग मानते हैं कि ये इतना पूरे आजाद भारत में ये सबसे घातक एक एक्ट है। तो प्रोपेगेंडा भी काम आई है, और फिर जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी थी सरकार की होनी चाहिए थी कि इसके जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं या एक्चुअल जो क्लॉजेस हैं, या ये किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है,
जो भी वहां से विस्थापित अल्पसंख्यक हैं उन्हीं के लिए है, और जो बाकी लोगों के लिए पर ये परसेप्शन सरकार नहीं कर पाई, लेकिन ऑपोजिशन ने इसका फायदा उठाया। पंजाब और कश्मीर में देखते हैं, पंजाब और कश्मीर भी आपको दिखाता हूं। एक और दिलचस्प आंकड़ा मुझे मिला जब तक आप बात कर रही थी, मैं देख रहा था कि हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कम्युनल पॉलिटिक्स होती है। केरल में, जहां पर देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, वहां बाबरी कांड को 42% लोग मानते हैं कि सबसे घातक फैसला था। उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 17% लोग बाबरी कांड को मानते हैं। आप डिफरेंस देखिए कि क्या हम जब कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो कितना फर्क है। और आप पंजाब और कह रही थी दूसरा कौन सा राज्य आपने कहा? जम्मू कश्मीर। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। पंजाब और जम्मू कश्मीर की आप बात कर रही हैं। जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सब मिला जुला के बाबरी कांड 22.6%, सीए एनआरसी यहां पर नेशनल एवरेज से कम है 26.9%, और इमरजेंसी 23.7% है। और दूसरा पंजाब कह रही हैं, आपका पंजाब से आने की वजह से आपका पंजाब बॉर्डर स्टेट्स की बात हुई तो मैंने इस लिहाज से कश्मीर और पंजाब और उधर असम और बंगाल को देखा कि लेफ्ट बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगा हुआ है वहां और यहाँ। पंजाब में भी मिक्स है, यहाँ भी सीए एनआरसी नेशनल एवरेज से कम है, और यहाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार 29.8%। नो सरप्राइजेस फॉर गेसिंग। आई थिंक यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जैसे अब जब इस प्रोग्राम को, इस एनालिटिक्स को हम डिजाइन कर रहे थे, नाविका में और सुशांत जी जब बातचीत कर रहे थे, तो बियॉन्ड द नंबर्स देयर इज अ स्टोरी बियॉन्ड द नंबर्स। अगर आप नेशनल एवरेज को देखते हैं इस टाइम, जहाँ पे आपको सीए और इमरजेंसी मिला के 31.2 एंड 30%, 60% दिख रहा है, इज इट फेयर टू आस्क, you know, to all my very learned friends, that there is a paradigm shift कि जिस तरीके से जनता आज सोच रही है, वो क्रिटिकल इश्यूज जो इमरजेंसी और सीए को वेटेज दे रही है और सेक्युलर और रादर कम्युनल इश्यूज को वो पीछे छोड़ रही है। चाहे वो बाबरी कांड था, चाहे वो ब्लू स्टार था, चाहे वो मंडल की रिपोर्ट थी, उसके अंदर एक कम्युनल स्ट्रीक जरूर था, कम्युनल या कास्ट किसी किस्म से वहां पे एक प्लग एंड प्ले जरूर था। लेकिन क्या इज दिस अ पैराडाइम शिफ्ट टुवर्ड्स समथिंग मोर critical and meaningful issues like CAA and emergency? How do you see this, आनंद रंगनाथन जी? आप बिल्कुल, या सॉरी मेरा हाथ ऑटोमेटिकली उठ जाता है, नाविका जी आप बुरा मत मानिएगा। लेकिन मैं ये सवाल पहले आपसे पूछ लूं कि आप प्रोफेसर हैं या स्टूडेंट हैं वहां पे, क्योंकि आपकी जवाब देने की आदत ज्यादा है और सवाल पूछने की कम। नहीं नाविका जी, अच्छा प्रोफेसर वही होता है जो कि अपने आप को स्टूडेंट माने। नहीं, आपका जो सवाल है, पहले तो मैं अपने देशवासियों से थोड़ा गुस्सा भी हूं और बहुत उदास भी हूं, क्योंकि जो चॉइसेस दी हैं उसमें 100% लोगों को इमरजेंसी टिक करना चाहिए था। आप कहना चाहते हैं कि आप कोई भी इशू ले लीजिए, वो डिक्टेटरशिप से ज्यादा घातक है, ये मैं कैसे मान लूं? और ये सीए एनआरसी, मैं बिल्कुल विक्रम से सहमत हूं, जो प्रोपेगेंडा अनलीश किया है लोगों ने, जो अनपढ़ मैं उनको कहूंगा कि जो कांग्रेस भी सीएए चाहता था, कह रहा था कि बांग्लादेशी माइनॉरिटीज हैं, आई मुस्लिम तो हो नहीं सकती, हिंदू ही होंगे ना बांग्लादेशी माइनॉरिटीज। कांग्रेस का रेजोल्यूशन है कि उनको सिटीजनशिप दी जाए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट का रेजोल्यूशन है 2012 में कि बांग्लादेशी माइनॉरिटीज, आई हिंदूज और क्रिश्चियंस और सिख्स और बुद्धिस्ट को सिटीजनशिप दी जाए। तब कोई बवाल नहीं था, बीजेपी ने कर दिया तो सड़क पे उतर रहा है। और इससे मैं एक मानना चाहूंगा, जो अमित शाह को होम मिनिस्टर सेकंड बेस्ट कहा गया है, ये वही होम मिनिस्टर है जिन्होंने 1 साल तक इलीगल यहाँ पे हिंदूफोबिक स्लोगन्स और पता नहीं क्या क्या मारा मारी सीए शाहीन बाग में हुआ, वो उखाड़ नहीं पाए और उनको नंबर 2 होम मिनिस्टर कह दिया। तो ये कंटेम्पररी बायस ही नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने प्यारे प्यारे देशवासियों से, अगर वो उठवा देते तो आप उन्हें डिक्टेटर नहीं कहते, और या उनके जो क्यों डिक्टेटर, ये तो लॉ है, उन्हें डिक्टेटर नहीं कहते। कहते हैं। ये तो वही बात हुई कि इधर खाई और उधर कुआं, जाएं तो जाएं कहां। कई बार जिंदगी में ऑप्शंस इतने आसान नहीं होते। दर्शकों, जाइएगा मत, क्योंकि खेल कूद के कुछ सवाल और फिल्मों पे कुछ सवाल अभी बाकी हैं। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। केंट आरओ देता है सबसे प्योर पानी, और केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है, खुद ही देख लीजिए। केंट का सबसे शुद्ध पानी पियो और हेल्दी रहो।
Just reached. वीर की तबीयत खराब है। वीर, इस वक्त तो क्लिनिक भी बंद होंगे। प्रशांत रिलैक्स, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा दोस्त अपना बड़ी है ना आपके पास? बड़ी? मेडीबॉडी, करोड़ों इंडियंस का भरोसा। इंट्रोड्यूसिंग मेडीबॉडी गोल्ड। मिनटों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से अनलिमिटेड कंसल्टेशन कराएं। मेडीबॉडी, योर हेल्थ बॉडी। डाउनलोड द ऐप नाउ। कामयाबी से ज्यादा कमियां याद रखें, इसलिए ताकि नाम जितना ऊंचा हो, पाँव जमीन पर ही रहे। मेहनत के जुनून से कामयाबी के सुकून तक हमारी पहचान का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा। बैल कोल्हू, कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। कैंट आरओ से पानी होता है ज्यादा प्योर। कैंट से घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकल जाती हैं और जरूरी मिनरल्स बने रहते हैं। कैंट का सबसे शुद्ध पानी पियो और हेल्दी रहो। Channel partner Medibuddy. Unlimited doctor consultations with Medibuddy Gold. Magic Moments Music Studio. Jaguar. Complete bathroom and lighting solutions. सवाल दूसरा देखते हैं। आजाद भारत में आंतरिक सुरक्षा में किस सरकार को बेहतर हैंडल किया है? इसमें मोदी सरकार को 56.91% मिलते हैं और इसके क्लोज सेकंड में अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, फिर मनमोहन सिंह सरकार आती है और फिर इंदिरा गांधी की सरकार आती है। 56.91% मोदी सरकार के साथ हैं इसमें। लेकिन इसके बाद वाला जो सवाल है ये कंटेम्पररी जनता के लिए बहुत अहम सवाल था। आजाद भारत का गेम चेंजर निर्णय, और इसमें 45.5% लोगों ने कहा है 370 हटाना सबसे बड़ा गेम चेंजिंग डिसीजन था। और इसके क्लोज सेकंड में अगर आ रहा है तो सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट आ रहा है, लेकिन 370 हटाना सबसे गेम चेंजिंग कहा जा रहा है। और ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 45.5, परमाणु परीक्षण 21.4, बैंक्स का राष्ट्रीयकरण 20.3 और आर्थिक उदारीकरण 12.7। यहाँ भी आपकी लिबरलाइजेशन मात खा गई है 370 से। मनीषा प्रिया, बहुत बुरी तरह। देखिए, यहाँ एक समकालीन परिवेश जो है वो ज़रूर ही बहुत महत्वपूर्ण है। 370 को हटाना एक राष्ट्रीय करारा जवाब जनता मान रही है। और मैं यहाँ ये भी बताऊं कि ये जनता समझदार है। हम चाहे जो सोचें, डिमोनेटाइजेशन को वो अच्छा नहीं बोल रही है। और ये सोचना कि जनता जो है वो नीतियों पर कुछ तो राय रखती है अपना। और जहाँ तक उदारीकरण की नीति है, मैं ये मानती हूँ कि उदारीकरण की नीति जो है वो कई पॉलिसी डिसीजन से आई। कस्टम टैरिफ लोअर करना, तो उदारीकरण कोई एक चीज़ नहीं है जिसके लिए कि वो मत दे दे या समझ जाए। लेकिन हमारे जैसे लोग ये समझते हैं। आज एम्बेसडर गाड़ी जो है वो आपको सड़कों पे नहीं दिखती है। हमको वो दौर याद है जब पेंसिल में पीछे रबड़ लगा हुआ पेंसिल जो है वो नेपाल से स्मगल करके तब हिंदुस्तान आता था। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, उदारीकरण को आप एक तरह से नहीं समझ सकते, तो जनता उस पर क्या राय रखेगी। लेकिन 370 पे जनता कुछ स्पष्ट कहती है, क्योंकि वो एक स्पष्ट राष्ट्रीय बोलबाला वाला एक कदम था जिसको कि जनता जो है वो अपना उस पर अपनी सहमति जताती है। लेकिन मैं चूंकि देर से विलंब से आई हूँ, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जनता को कुछ समझदारी वो भी है कि कितना भी कांग्रेस ने दबाया, इमरजेंसी को वो बहुत ही घातक और शर्मनाक ऐतिहासिक वाकया जो मानती है। अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग इन द कांग्रेस अब ये सहमति है कि इमरजेंसी एक काला काल था। और इमरजेंसी का इतिहास जिस दिन इस राष्ट्र में सही तरीके से लिखा जाएगा, उस दिन जिस राष्ट्रीय परिचर्चा की बात आप कर रही हैं वो चर्चा विस्तृत होगी और लोगों को समझ आएगा कि लोगों की दिक्कतें कहाँ रही हैं। तो लोग तब ऐतिहासिक कालों पर या ऐतिहासिक निर्णयों पर अपनी एक राय रखेंगे। 75 साल में बहुत कुछ जो है वो हमने पूछना चाहती हूं, जो पहले आपसे पूछूंगी, बाद में इरफान हबीब साहब से पूछूंगी कि इस इशू पर, मतलब CAA, उसमें परसेप्शन सरकार ठीक नहीं कर पाई, लेकिन 370 पे ठीक कर पाई।
तो ये परसेप्शन और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है या निर्णय ही गलत था? पहले तो ये सवाल पूछूंगी कि वही सरकार थी, 370 पर भी उन्होंने कम्युनिकेशन किया, CAA पर क्यों नहीं कर पाई, ये सोचने का विषय है। और इसके बाद इमरजेंसी के किस्से तो हम कई बार सुन चुके हैं और मेरे ख्याल से बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने इस दौर में 7 साल में या वाजपेयी जी के दौर में लोगों तक इसे नहीं पहुंचाया। बावजूद इसके इमरजेंसी टॉप पर 100% क्यों नहीं है, ये आनंद रंगनाथन का सवाल था। मैं जानना चाहती हूं कि ऐसा क्यों था। लेकिन उसके पहले ये जो गेम चेंजर निर्णय है, इसका कश्मीर में कैसा एक्सेप्टेंस है? देखिए, आनंद रंगनाथन अगर सर्वे करने जाएंगे तो मुझे लगता नहीं दूसरों को कुछ बोलने देंगे, कोई ऑप्शन नहीं देंगे। वो कहेंगे इमरजेंसी ए, बी में इमरजेंसी, सी में इमरजेंसी, डी में इमरजेंसी, तभी 100% आ सकता है और कोई हिसाब बचता नहीं मुझे लगता है। अच्छा, लेकिन देखिए, आपने बड़ा दिलचस्प बात पूछी है। जब हम बात कर रहे हैं आजाद भारत का गेम चेंजर निर्णय, देश कह रहा है 45.5% लोग कह रहे हैं 370 हटना। अब इसको जब मैं उन राज्यों के हिसाब से देखता हूं जहां पर अभी कांग्रेस राज कर रही है, तो बहुत दिलचस्प आंकड़े निकल कर आते हैं। और अगर मैं आपको दिखाना शुरू करूं, कांग्रेस या विपक्ष कह लीजिए आप, तो सबसे पहले अगर आप केरल को देखिए, केरल में ये घटकर 11% हो जाता है 370 हटाने का निर्णय। और केरल के लिए सबसे बड़ा फैसला है वो आर्थिक उदारीकरण 38.9%। तो विपक्ष का एक राज्य आपने देखा जहां पे विपक्ष राज कर रहा है, केरल आपको दिखाया। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, इसी को अगर आप उठाकर देखें, जम्मू कश्मीर की आप बात कर रही थी, जम्मू कश्मीर में हालांकि अभी तो केंद्र ही स्थिति में है, लेकिन 56% जम्मू कश्मीर, ये भी बहुत दिलचस्प। बहुत रिजल्ट ये है, विक्रम संपत जी के आईब्रोज उठ गए हैं। 56% लोग जम्मू कश्मीर में मानते हैं कि 370 हटाना अच्छा गेम चेंजर निर्णय है। नहीं, आई थिंक ये प्लेजेंट सरप्राइज है नविका जी कि जम्मू कश्मीर में इसकी इतना ज्यादा इसका आंकड़ा है। और ये अच्छी भी बात है, जो नया कश्मीर की जो बात चल रही है उसके लिए आई थिंक ये बुनियाद तैयार करता है। साथ ही साथ मैं ये भी टिप्पणी करना चाहता हूँ, जो आपका दूसरा सवाल था, इसके लिए हम शायद इस सरकार को उतना ज्यादा क्रेडिट नहीं देते कि जो आंतरिक सुरक्षा की जो आपने बात की थी और जो सवाल पूछा था और जिस पे मोदी सरकार को इतने अच्छे आंकड़े मिले थे, वो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं। क्योंकि हम इसके पहले वाले सरकार की ही हम अगर बात करें, मनमोहन जी की सरकार की, तब आई थिंक द लाइफ ऑफ अ कॉमन इंडियन वाज सो चीप। दिन दहाड़े कोई भी आतंकवादी जो है पाकिस्तान से आके मुंबई जैसे शहर में सरेआम लोगों का कत्लेआम कर सकता था और विद इम्प्यूनिटी दे कुड डू दिस। परंतु पिछले 7 सालों में जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं देश के अंदर और जो बॉम्ब ब्लास्ट हो, ट्रेन मालेगांव ब्लास्ट हो और जो बाकी जो ट्रेन ब्लास्ट वगैरह जो होते रहे पिछले सरकार में, आई थिंक बारिंग द फ्यू अटैक्स जो पुलवामा वगैरह में हुआ था, उसको अगर छोड़ दिया जाए, जो आम नागरिक के लिए जो जिसकी जिंदगी वाज ऑलमोस्ट ऑन अ प्रेसिपिस फॉर टेररिस्ट अटैक्स, उसमें जो कमी हुई है इस सरकार में, उसके लिए हमें बड़ी उपलब्धि है। इरफान हबीब साहब, मैं टचवुड भी कर रही हूँ, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमें थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड हमेशा रहने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हमें 100 बार बचने की ज़रूरत है, उन्हें एक सक्सेस की ज़रूरत है टेररिस्ट को, और वो एक सक्सेस उन्हें कभी ना मिले, इसके लिए हम हमेशा अपने हाथ जोड़े रखते हैं और फिंगर्स क्रॉस रखते हैं। लेकिन इरफान हबीब साहब, 370 जम्मू कश्मीर में 56% लोग सपोर्ट करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें क्या कहना है इसमें? अगर लोग सपोर्ट करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो चाहते हैं कि ये सब जो हुआ वो सही है, तो उनके इंटरेस्ट में है, तो ठीक है। तो नैरेटिव कुछ नहीं, ऐसा है, इनजस्टिस नैरेटिव सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो जिस तरह से किया गया उसमें पार्टिसिपेटिव मोड नहीं था, उसमें कश्मीरी खुद इन्वॉल्व नहीं थे डिसीजन मेकिंग में, उसमें कोई डिस्कशन नहीं था। इसके बारे में लोग बात करते हैं। 370 की जहाँ तक सवाल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें तो उसमें ऑलरेडी डाइल्यूटेड थी,
है ना, कुछ चीजें थी जो रह गई थी जो आज इससे खत्म हो गई, अच्छी बात है। अच्छा इरफान हबीब तो उसमें कोई दो राय नहीं है। इस सर्वे में हिस्सा ले रहे होते और तो बहुत सारी आप चीजें किसको वोट करते गेम चेंजर फैसले के लिए? बैंक्स का राष्ट्रीयकरण, परमाणु परीक्षण, आर्थिक उदारीकरण या 370 हटना? आपका वोट किसको होता? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 370 मेरे लिए बिल्कुल बहुत नीचे है, ये बाकी चीजें और ऊपर है, तो जिससे आम जनता की जिंदगी पर असर पड़ा। देश की आम जनता की जिंदगी पर असर पड़ा, हमारे जीवन पर असर पड़ा। 370 हमारे जीवन पर असर नहीं डालता है। 300 देखिए, एक मिनट सुनिए, 370 जो है वो एक राष्ट्रवाद से जुड़ा इशू है। 370 जो है वो अफेक्ट करता है कश्मीरी पॉपुलेशन को नेगेटिवली, पॉजिटिवली, जैसे भी करता है। बाकी देश के लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसमें सिर्फ राष्ट्रवाद आता है कि हमने कश्मीर को अपने देश में जोड़ लिया, वो ठीक है। आनंद रंगनाथन साहब, अगर देश के लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है और देश को प्रभावित नहीं करता, तो आपके यहाँ जेएनयू में इतने नारे क्यों लगते हैं हम लेकर रहेंगे आजादी? नहीं, इसमें मैं बिल्कुल मिस्टर हबीब से डिसएग्री करता हूँ। कश्मीर में आप देखिए 70 साल से जो दलित पे पीड़ित हो रहे थे, दलित, उनको जॉब्स, वो सिर्फ स्वीपिंग जॉब्स कर सकते थे बिकॉज ऑफ 370, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। तो ये सब आप कहना चाहते हैं कि वो दलित, वो कश्मीरी, वो वहीं सोचते रहे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता? कि वैसे तो कहते रहते हैं दलित की राइट के लिए हम लड़ रहे हैं। कश्मीर में 70 साल से कांग्रेस के अंडर, एनसी के अंडर, सबके अंडर दलित का शोषण हो रहा था। आप एकदम चुप थे। अब 370 हटा तो दलित के लिए वहां पे मदद हुई। मैंने तो ये नहीं कहा कि वो गलत है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा ना गेम चेंजर, मैंने इस बारे में सोचा, कल से सोच रहा हूँ, और मेरे हद से गेम चेंजर इवेंट है तो बोरलॉग ने जो हाई यील्ड वेराइटीज वीट की, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वो उसने हमारे देश को बचाया। आप इस चीज को कम मत समझिए सुशांत जी, हमारा देश एकदम गया था, इतनी भुखमरी थी, इतनी फैमिन था, इतना सब कुछ था, और वो किसके अंदर हुआ? यही मैं कह रहा हूँ। तो ये रखना पड़ेगा ध्यान से। और मैं शॉक्ड हूं कि बैंक नेशनलाइजेशन को लोगों ने गेम चेंजर मान लिया, मतलब कि वो गुस्सा है इसलिए गेम चेंजर है। मतलब इससे ज्यादा गंदी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि आप नेशनलाइज कर रहे हैं, आपको प्राइवेटाइज करना चाहिए बैंक को, आप नेशनलाइज कर रहे हैं और वो गेम चेंजर है। हे भगवान, भगवान को तो आप मानते नहीं आनंद रंगनाथन जी। डार्विन, हे डार्विन, हे डार्विन। समय कम है करण जी, आपके पास कुछ कह रही मनीषा जी? जी मनीषा जी। नहीं, मैं कह रही थी कि क्वेश्चन में बाइनरी है कि आप उदारीकरण सपोर्ट करते हैं या बैंक नेशनलाइजेशन, ये बाइनरी है। अरे बैंक नेशनलाइजेशन तो पूर्व संध्या था इमरजेंसी का। कोयला मिलों को, कोयला खदानों को, राज्यसभा के जो पावर्स थे उनको इरोड करके इंदिरा गांधी ने ले लिया। इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो वो बिल्ड कर रही थी, सबसे ज्यादा जो संपदा दी प्राकृतिक, वो राज्यों के हाथ से छीनने वाली इंदिरा गांधी। तो कौन सा इंसान है जो वो कह देगा कि कोल माइन जो है वो नीचे से ले लो और ऊपर के गरीब घास पकड़ के बैठे रहे? ये कोल नेशनलाइजेशन था। और कोल नेशनलाइजेशन में एक्सेप्शन लिस्ट पे कुछ उस समय के उद्योगपति छोड़ दिए गए। तो भारत में इतिहास में इमरजेंसी का कालखंड जो है वो आज तक उसकी विस्तृत सामाजिक या विस्तृत उसकी आर्थिक मुद्दों पर और राइट्स के मुद्दों पर क्या किया इमरजेंसी ने, इमरजेंसी पर खुद राज्यवर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो राज्य जिनमें आप देखते हैं वेरिएशन है व्यूज, शायद समय आ गया है कि हमें हिस्ट्री के वो पन्ने ये ज्यादा दोबारा खोलने चाहिए और मैक्रो लेवल पर नहीं, जिस तरह आप संकेत दे रही हैं, माइक्रो लेवल तक इसे समझने की, पढ़ने की, जांच करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 14, एक मिनट सुशांत जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे डायरेक्टर बार बार कह रहे हैं कि ये जो हमारा डिस्कशन है, सर्वे है, ये शायद बिल्कुल लॉन्गेस्ट वनडे मैच होगा। 20 ओवर का मैच से हमने 50 ओवर का तो कर दिया है, लेकिन ये मुझे लगता है टेस्ट मैच तक जाने की रखता है कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी, इसलिए अगले ओवर पे चले ही जाते हैं। 14वां ओवर है हमारा, यानी कि 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन पे हमने पूछा है आजाद भारत का वो लम्हा जिसने पूरे देश को खुशी दी, और इसमें राम मंदिर पर कोर्ट का फैसला अव्वल नंबर पर आ रहा है।
36.3% लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा उनके बिल्कुल हार्ट के पास है। नेक्स्ट 370 हटाना, 1971 की जीत और 1983 का वर्ल्ड कप जीतना, ये तीनों बिल्कुल एक दूसरे के आसपास हैं। 370, 1971 की जीत, और ये भी देख लीजिए गेम चेंजर निर्णय में हमने ऑप्शन शायद राम मंदिर का दिया नहीं था, क्योंकि ये निर्णय कोर्ट ने लिया था, कोर्ट का निर्णय था। लेकिन जैसे ही 370 को अगर आप मिलवा दें राम मंदिर से, तो राम मंदिर का जो निर्णय है वो सबसे पॉपुलर और खुशी देने वाला निर्णय बन जाता है। और क्वेश्चन नंबर 15, आजाद भारत का सबसे बड़ा दुखदाई लम्हा, सबसे बड़ा दुखदाई लम्हा कोरोना की लहर। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि पैंडेमिक 100 साल में पहली बार आया है। 75 साल जब आज़ादी के हम देख रहे हैं, इसमें भी कंटेम्प्रेरी बायस है, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में 26/11 होगा, टेरर अटैक्स होंगे, लेकिन इस वक्त जो सर्वे में निकल के आया है 56.6% लोग समझते हैं कोरोना की लहर जो है उसने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। और बिल्कुल जो हम एक जीवन का एक स्तर हमें याद था, हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया है। क्या इन दोनों सवालों के जवाबों से आप सहमत हैं? विक्रम संपत जी, पहले आपसे पूछूंगी। जी नविका जी, आई थिंक जो पहला सवाल आपने किया था अबाउट राम मंदिर, वो भी आई थिंक आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, और ये इस बात की भी पुष्टि करती है कि हमेशा से जो है बहुत सारे जो विदेशी ट्रैवलर्स भी थे 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो आए थे, वो भी कहते रहे अपने मेमोइर्स में कि देश के जो हिंदू थे उन्होंने दे नेवर गिवन अप ऑन दी जन्म स्थान, और उसमें जो उनकी आस्था थी उसको उन्होंने कभी छोड़ा नहीं था। हम यही सोचते हैं कि अब सिर्फ 1992 में ये मामला शुरू हुआ, परंतु 1850 से जिस तरह से ये मामला अदालतों में अटका रहा, और जो बाबरी मस्जिद का भी जो नाम पहले था वो था मस्जिद जन्म स्थान, तो उन मुसलमान पक्ष भी ये मानता था कि ये मस्जिद जन्म स्थान क्यों इसका नाम पड़ना था अगर इसमें किसी का जन्म नहीं हुआ था। तो ये एक आस्था जो इस देश के बहुतेरे लोगों के मन में था, उसकी पुष्टि विदेशी अकाउंट से भी होता है, जो ब्रिटिश कोर्ट रिकॉर्ड्स से भी होता है, और बाद में अभी जो निर्णय आया है, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग कल्मिनेशन ऑफ दैट सेम फेथ कि यहाँ पे हमारे जो भगवान है उनका जन्म हुआ था, और ये इट हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम अस। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी एक जनता में इसका बहुत ज्यादा पॉपुलर डिसीजन माना गया। इरफान हबीब साहब, दोनों सवाल, आजाद हिंदुस्तान, आजाद भारत का जो ये दुखदाई लम्हा कोरोना और सबसे खुशी वाला फैसला कोर्ट का राम मंदिर पर, इस पर आपकी क्या राय? नहीं, दुखदाई उसमें तो कोरोना के बारे में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है, मतलब ये सबसे दुखदाई है। और 100 साल में ऐसा चीज़ हमें देखने को मिली 1918 से 1920 का जो पेंडेमिक था, उसके बाद इससे बुरी चीज़ देश में लोगों ने नहीं देखी और कष्ट नहीं झेले और इतने जीवन हमारे व्यर्थ में नहीं गए। और जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा सदमा और हिलाने वाला एक मौका है, और जिसको बहुत से परिवार कभी भूल नहीं सकते। बहुत सारे लोग उन्होंने अपने प्रिय लोगों को खोया, दोस्तों को खोया, तो इसलिए वो तो उसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक